हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है असल सोशियोलॉजी। इस वीडियो में हम जो टॉपिक आज कवर करेंगे उसका नाम है संस्कृति या कल्चर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं संस्कृति के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। संस्कृति संस्कृति शब्द का प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के जीवन में निरंतर करते रहते हैं। साथ ही संस्कृति शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में भी करते हैं। अतः संस्कृति का अर्थ समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में सीखा हुआ व्यवहार होता है। यानी कि इन्होंने जो ये बात बताई है कि संस्कृति का अर्थ समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में सीखा हुआ व्यवहार होता है, वास्तव में यही है संस्कृति। यानी कि सीखे हुए व्यवहार को ही हम संस्कृति कहते हैं। यानी कि जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं उसी को ही जो है संस्कृति कहते हैं। अंग्रेजी में भी एक सीधी सीधी लाइन है, लर्निंग बिहेवियर इज कॉल्ड कल्चर। यानी कि सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति कहलाता है या उसको हम संस्कृति कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति बचपन से अब तक जो कुछ भी सीखता है, जैसे कि खाने का तरीका, बात करने का तरीका, भाषा का ज्ञान, लिखना पढ़ना तथा अन्य योग्यताएं, ये सारी की सारी संस्कृति ही कहलाती हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें कि यानी कि हमने जो कुछ भी सीखा, यानी कि हमने बोलना सीखा, हमने बात करनी सीखी, तो वो भी हमने समाज में ही सीखा है, हमें किसी न किसी ने सिखाया है। हमें जो हमारे घर के जो मेंबर्स होते हैं, जो पारिवारिक सदस्य होते हैं, वो हमें बात करना सिखाते हैं, हमें खाने का तरीका सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं, हमें स्कूल में भेजते हैं जिससे कि हम लिखना पढ़ना सीख जाएं। यानी कुल मिलाकर जो जीवन है हमारा, वो पूरे का पूरा जीवन जो है सीखने में ही लगा रहता है और इसी सीखने को हम जो है संस्कृति मान सकते हैं, संस्कृति कहते हैं। कुल मिलाकर लर्निंग ही करनी है लाइफ में, तो लर्निंग करना ही जो है अपने आप में एक संस्कृति है। संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषाएं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री एडवर्ड टायलर ने सन 1871 में प्रकाशित पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में संस्कृति के संबंध में सर्वप्रथम उल्लेख किया था। अर्थात यानी कि जो टायलर थे, उन्होंने सबसे पहले जो है संस्कृति नामक अवधारणा दी। और कौन सी किताब में दी? प्रिमिटिव कल्चर में दी। इनकी बहुत फेमस बुक है, ये बहुत फेमस जो है किताब है प्रिमिटिव कल्चर। उसमें जो है इन्होंने संस्कृति के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया 1871 में। टायलर मुख्य रूप से संस्कृति की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। इनके अनुसार, अब टायलर के अनुसार क्या है संस्कृति, देखते हैं। संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और अन्य सभी अक्षमताओं तथा आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के नाते प्राप्त करता है। अर्थात यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि ज्ञान हमें सीखना है, हमें विश्वास सीखना है, एक कला आनी चाहिए, आचार, कानून, प्रथाएं, ये सारी की सारी चीज़ें जब हम लोग सीखेंगे समाज में रह करके, तो ये सारी की सारी चीज़ें ही जो हैं पूरी की पूरी जो हैं, ये सब जो है कल्चर का पार्ट है। इस पूरे का पूरा संस्कृति का ही अपना एक पार्ट होता है। टायलर ने संस्कृति का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। इनके अनुसार सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी रखता है तथा सीखता है वह सब संस्कृति है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखेगा, जो कुछ भी अपने पास रखता है, वो सारा का सारा संस्कृति ही कहलाता है। इस परिभाषा में सिर्फ अभौतिक तत्वों को ही सम्मिलित किया गया है। ठीक है, भौतिक और अभौतिक दो तत्व पाए जाते हैं कल्चर में, तो उसको जो है हम आगे जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे संस्कृति के, तो उसमें जो है हम आगे विस्तार से देख लेंगे भौतिक अभौतिक तत्वों के बारे में क्या बात बताई गई है। बोगार्डस के अनुसार, बोगार्डस ने क्या बताया है? बोगार्डस ने बताया कि किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के सभी तरीकों का नाम संस्कृति है। अर्थात जो भी कोई समूह जो भी कार्य करेगा, यानी कि कोई भी कार्य जो भी कोई ग्रुप करेगा, कोई भी समूह करेगा, और वो किस तरह से अपने जो है विचार करेगा और उसके जो भी जो सारे के सारे जो भी उसके काम करने के जो भी सभी तरीके होंगे, उसको जो है हम संस्कृति कहेंगे, बोगार्डस ने कहा है। अब हर्शकोविट्ज ने क्या कहा है? हर्शकोविट्ज के शब्दों में संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आती है परीक्षाओं में, और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स वाली जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी अक्सर पूछी जाती है। टीजीटी, पीजीटी और अन्य जो कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें भी जो है बहुत आती है ये
डेफिनेशन जो है, यानी कि सीधे सीधे जो है एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? तो किसने कहा? हर्षकोविट्स ने कहा। ठीक है, तो इसको जो है हम जो है याद ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जरा सी है, छोटी सी 4-5 शब्दों की परिभाषा है ये, तो बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है और इससे जो है हमारा फ़ायदा भी हो जाता है। आगे देखते हैं संस्कृति की विशेषताएं। अब विशेषताएं देखते हैं संस्कृति की। सबसे पहली विशेषता है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। अब देखो, जैसे कि हमने संस्कृति पे बात करनी शुरू की थी, तभी हमने यहीं से ही बात करनी शुरू की थी कि जो सीखा हुआ व्यवहार होता है उसी को ही जो है हम संस्कृति कहते हैं। तो सबसे पहली विशेषता भी संस्कृति की वही है कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। इसे व्यक्ति अपने पूर्वजों के वंशानुक्रम के माध्यम से नहीं प्राप्त करता, बल्कि समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। अर्थात यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं वो तो हमें कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं, लेकिन वो टोटल वंशानुक्रम के माध्यम से नहीं प्राप्त करते हैं हम उसको, लेकिन समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं उसको हम संस्कृति कहते हैं। समाज में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जिस दिन से उसका व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन से उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है, यानी कि उसको जो है हम कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करने लगते हैं। तो वही पूरे का पूरा जो सामाजिकरण है, वही जो उसकी लर्निंग है, वही जो है संस्कृति कहलाती है। यह सीखना जीवन पर्यंत अर्थात जन्म से मृत्यु तक अनवरत चलता रहता है। यानी कि व्यक्ति जब पैदा होगा और जब तक व्यक्ति की मृत्यु होगी तब तक कुछ ना कुछ जीवन भर जो है, पूरे जीवन भर अनवरत बिना रुके कुछ ना कुछ वो सीखेगा ही। और इसी सीखने को जो है हमने संस्कृति कहा है, इसी सीखने को जो है हम लोग संस्कृति कहते हैं। यानी कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से और जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और इसी सीखने को हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के अंतर्गत वे आदतें और व्यवहार के तरीके आते हैं जिन्हें सामान्य रूप से समाज के सभी सदस्यों द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, तो संस्कृति के अंतर्गत वे आदतें हैं और वे व्यवहार के तरीके हैं जिन्हें सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों को सीखना होता है। यानी कि एक व्यक्ति ने सीख लिया तो कल्चर हो गई है वो, नहीं। जब तक ज़्यादातर लोग समाज के उस आदत को या उस व्यवहार को ना सीखें तब तक उसको हम संस्कृति नहीं कह सकते। यानी कि समाज में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो सारे के सारे उन आदतों को सीखें और जो व्यवहार करने के जो तरीके हैं उनको सीखें, तो उसी को ही जो है हम संस्कृति मान सकते हैं। संस्कृति के अंतर्गत आती है वो सारी की सारी चीज़ें। अब अगला नंबर है संस्कृति सामाजिक होती है। तो देखते हैं, संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। संस्कृति के अंतर्गत पूरे समाज एवं सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व होता है। कहने का मतलब यह है कि संस्कृति के अंतर्गत समाज एवं सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि समाज तो होता ही है, लेकिन सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व भी होता है। सामाजिक संबंध पाए जाते हैं समाज में, इसीलिए जो है संस्कृति सामाजिक होती है। कोई भी व्यवहार जब तक समाज के अधिकतर व्यक्तियों द्वारा नहीं सीखा जाता तब तक वह संस्कृति नहीं कहलाया जा सकता। अभी हमने ऊपर भी इस बारे में बात की है। यानी कि जो व्यवहार है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा सीखना पड़ेगा। वो जब तक ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति उस व्यवहार को नहीं सीखेंगे तब तक हम उसको संस्कृति नहीं कह सकते। अगली विशेषता है संस्कृति हस्तांतरित होती है। संस्कृति के इस गुण के कारण ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभव जुड़ते जाते हैं। संस्कृति हस्तांतरित होती है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमने अपने पूर्वजों से सीखी हैं वो फिर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, और जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा उसमें कुछ नयापन आया जब हमने कुछ सीखा था, और जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को वही चीज़ सिखाएंगे तो हम उनको कुछ और नई चीज़ प्रदान करेंगे उसमें। यानी कि एज इट इज़ जो है हम पुरानी की पुरानी चीज़ें नहीं सिखाएंगे उनको। हम जो है जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, जो समाज के चैलेंजेस हैं, उनके साथ जो है अपनी नई पीढ़ी को जो है हम लोग तैयार करते हैं। तो उसी को ही जो है कहने का तात्पर्य है कि पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभव जुड़ते जाते हैं। यानी कि जो उन्होंने हमें सिखाया तो हम कुछ नया अपनी पीढ़ी को देंगे, तो उसको संस्कृति कहते हैं। इससे संस्कृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन एवं परिमार्जन होता रहता है। तो जब व्यक्ति को हम नई नई चीज़ें सिखाएंगे, नए नए अनुभव, जब कोई भी नया समाज या नई
पीढ़ी के व्यक्ति जब सीखेंगे तो उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। संस्कृति के इसी गुण के कारण मानव अपने पिछले ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर आगे नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है। ठीक बात है। अगला नंबर देखते हैं, संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है। संस्कृति का तात्पर्य उन सभी तत्वों से है जिसका निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। अब संस्कृति कोई ऐसी नहीं है कि जो ऊपर से टपक गई है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। यानी कि पूरी की पूरी जो कल्चर है, पूरी का पूरा जो संस्कृति है, वो पूरी की पूरी मानव द्वारा निर्मित ही है, मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई है। उसमें सारे के सारे तत्व ऐसे ही हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने ही किया है। उदाहरण के तौर पर देख लो, जैसे कि हमारा धर्म, विश्वास, ज्ञान, आचार, व्यवहार के तरीके एवं तरह तरह की आवश्यकताओं के साधन, जैसे कि कुर्सी, टेबल आदि का निर्माण मनुष्य द्वारा ही किया गया है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें इसमें आई हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वो सारी की सारी कल्चर है, वो सारा का सारा जो है संस्कृति ही है। हमारा धर्म क्या है? संस्कृति है। विश्वास क्या है? संस्कृति है। अब जो ये कुर्सी है, मेज है, और भी जो भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी संस्कृति के अंतर्गत ही आती हैं। अभी इनको हम वेरिएशन करेंगे, जब इनका वो करेंगे आगे, तो ये जो है स्पष्ट हो जाएंगी कौन सी जो है कल्चर कौन सी है और कौन सी टेबल कुर्सी के अंतर्गत आएगी और कौन सा धर्म, विश्वास, ज्ञान ये कौन सी कल्चर के अंतर्गत आएगा। तो उसको हम आगे देख लेंगे। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। देखते हैं, संस्कृति में मानव आवश्यकता पूर्ति करने का गुण होता है। संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है या पूर्ति करने में मदद करती है। सही बात है। यानी कि संस्कृति जो है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही है। अब जैसे कि कोई कुर्सी है या कोई मेज है, वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। हमें चाहिए कलम लिखने के लिए, तो हमारी लिखने की आवश्यकता उससे जो है पूर्ण हो रही है। तो ये पेन भी जो है जो हमारा कलम है, वो भी जो है एक संस्कृति का एक भाग है। तो हमारे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संस्कृति। अगला पॉइंट है, प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। हम जानते हैं कि कोई भी समाज एक विशिष्ट भौगोलिक एवं प्राकृतिक वातावरण के लिए होता है। इसी के अनुरूप सामाजिक वातावरण एवं संस्कृति का निर्माण होता है। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई गांव का समाज है, तो गांव का जो भौगोलिक क्षेत्र है या प्राकृतिक वातावरण है, वो अलग प्रकार का होता है। तो गांव के लोग कुछ अन्य या अलग अलग चीज़ों को जो है सीखते हैं और अपने पास रखते हैं उनको। और अगर हम शहर की बात करें, तो शहर का भौगोलिक परिक्षेत्र अलग प्रकार का होता है, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण अलग प्रकार का होता है। तो वो लोग जो सीखते हैं वो उनकी कल्चर है। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ जो है डिफरेंस जो है वो दोनों समाजों में या अन्य समाजों में पाया जाता है। इसलिए उन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति के प्रकार, ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने संस्कृति के दो प्रकारों की चर्चा की है, भौतिक एवं अभौतिक। भौतिक को मटेरियल कल्चर कहते हैं और अभौतिक को नॉन मटेरियल कल्चर कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले भौतिक कल्चर, भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिनका निर्माण मनुष्य के लिए किया गया है तथा जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो भी वस्तुएं हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो सारी की सारी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि बीयर स्ट्रीट ने भौतिक संस्कृति के समस्त तत्वों को मुख्य रूप से 13 वर्गों में विभाजित किया है। तो बीयर स्ट्रीट ने जो है भौतिक संस्कृति को 13 वर्गों में किया है विभाजित, और उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे मशीन होगी, कोई भी मशीन, कोई भी उपकरण, बर्तन, इमारतें, कोई जैसे कि सड़कें, पुल, शिल्प वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, जैसे कोई भी वस्त्र हो गया, कोई भी वाहन, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ या औषधियाँ या दवाइयाँ आदि। तो इस प्रकार से ये 13 जो है वर्ग में जो है बीयर स्ट्रीट ने जो है भौतिक संस्कृति को बांटा है। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, जिनको कि हम देखें, जिनको कि हम छू लें। कुल मिलाकर मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है। मूर्त का मतलब जिनको हम देख सकते हैं, साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, जिनको हम आमने सामने देख सकते हैं, उसको जो है हम मूर्त कह सकते हैं। अभौतिक संस्कृति नॉन मटेरियल कल्चर होती है ये। तो अभौतिक संस्कृति का तात्पर्य संस्कृति के उस पक्ष है
जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता, बल्कि विचारों एवं विश्वासों के माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित, नियमित एवं प्रभावित करता है। यानी कि ये मूर्त नहीं होती, अदृश्य होती है, दिखती नहीं है, लेकिन मानव के विश्वासों के माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है। अभौतिक संस्कृति सामाजिक समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। प्रोफेसर बीयर स्ट्रीट ने इसके भी कुछ जो हैं समूह बताए हैं। तो वो जो हैं बताया कि जैसे वैज्ञानिक सत्य, यानी कि कोई भी जो है अगर वैज्ञानिक सत्य है तो वो हमें दिखता नहीं, लेकिन होता है। धार्मिक विश्वास, पौराणिक कथाएं, विश्वास, अंधविश्वास और परंपराएं। परंपराएं भी जो है हमारे समाज में बहुत सारी पाई जाती हैं, और जो कि हमें अदृश्य रूप से जो है हमारे समाज में विराजमान है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं वो। तो परंपराओं को भी जो है हम नहीं देख सकते, लेकिन समाज में पाई जाती हैं वो। तो इसी प्रकार से ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं, धार्मिक विश्वास हो, पौराणिक कथाएं हो या अंधविश्वास हो, कोई भी, इसको जो है अभौतिक संस्कृति कहते हैं। अब अगर हम संस्कृति पढ़ रहे हैं तो संस्कृति के साथ साथ जो है सांस्कृतिक पिछड़ापन पढ़ना अनिवार्य होता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। तो इसको हम देखते हैं। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सर्वप्रथम कल्चरल लैग शब्द का प्रयोग किया। तो ऑकबर्न की अपनी एक किताब थी जिसका नाम था सामाजिक परिवर्तन, या अंग्रेजी में सोशल चेंज। उसके अंतर्गत इन्होंने कल्चरल लैग या सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा जो है इन्होंने प्रस्तुत की। ऑकबर्न ने इन्होंने संस्कृति के दो पहलू, भौतिक तथा अभौतिक, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल को माना है। तो सांस्कृतिक पिछड़ेपन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो प्रायः यह देखा जाता है कि अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है। इसे ही सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़ापन या पश्चायन कहते हैं। अब समझने की बात केवल इतनी है कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, तो जो भौतिक संस्कृति होती है, जैसे कि हमारी कुर्सी, मेज, जो भी कुछ नई नई चीज़ें हम लोग प्रयोग में लाते हैं, तो उसको जो है भौतिक संस्कृति कहते हैं। तो भौतिक संस्कृति जो है निरंतर आगे बढ़ती रहती है लगातार, कि आज हम जो है लकड़ी की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, कल को हम किसी सोफे पर बैठेंगे, परसों को जो है और उससे भी अच्छी वाली कुर्सी पर बैठेंगे। तो ये जो है लगातार आगे बढ़ती जाती है, और हमारी जो भौतिक वस्तुएं हैं या जो भौतिक संसाधन हैं उनकी तरफ जो है हम लगातार बढ़ते चले जाते हैं। और इसके एवज में जो अभौतिक संस्कृति है, या जो हमारी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, या जो भी इससे जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, वो जो है इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो उनके अंदर जो है थोड़ा सा रुकावट होती है, या वो जो है उनके अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं, कम स्पीड होती है उनकी, कुल मिलाकर कहें तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भौतिक संस्कृति होती है वो तेज़ी से आगे बढ़ जाती है, और जो अभौतिक संस्कृति होती है वो जो है पीछे छूट जाती है, वो जो है इतनी तेज़ आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि उसके अंतर्गत पारंपरिक चीज़ें हैं, परंपराओं के साथ जो है जुड़ाव है उनका, तो वो जो है इतनी आगे जो है नहीं बढ़ पाती हैं। तो जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है, तो इसी को ही जो है हम सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं, इसी को ही जो है हम कल्चरल लैग कह सकते हैं। और यहीं पर जो है हमारी बात खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।